वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम देखेंगे आपका जो चैप्टर नंबर 4 है। कौन सी क्लास का? क्लास 11th का फिज़िकल एजुकेशन का। उसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो डाल चुकी हूँ मैं बहुत पहले, मतलब 1 वीक हो चुका होगा उस वीडियो को डले हुए। एंड उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी थी इन वन शॉर्ट वीडियो, यानी कि उसका कोई पार्ट नहीं था। एक ही वीडियो में मैंने पूरे चैप्टर को अच्छे से क्लियर कर दिया था। अब बात करेंगे आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी, क्योंकि देखो चैप्टर को करने के साथ साथ हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी करने चाहिए, यानी कि इससे हमें एक हिंट मिल जाती है कि हमने किस तरीके का आंसर लिख के आना है क्वेश्चन पेपर में। बट स्टिल अगर आप ओनली क्वेश्चन आंसर्स देख रहे हैं और आप एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं तो वो भी बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। क्योंकि देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं यूट्यूब पर वही क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में आए, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। अगर लैंग्वेज चेंज करके आ जाती है और आपको उस चैप्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता है इन क्वेश्चन आंसर्स को छोड़कर, तो फिर आप उस क्वेश्चन पेपर में कैसे आंसर्स अटैम्प्ट करेंगे। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि पहले जाके उस वीडियो को देखो जिसमें एक्सप्लेनेशन है, चाहे उसकी स्पीड को 2x करके देखो, बट देखो, क्योंकि उसमें ये होता है कि हमने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो हम किसी भी लैंग्वेज में अगर क्वेश्चन आता है हम उसे आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है ना, अगर आप उनको रटोगे तो आपसे नहीं हो पाएगा। रटना नहीं है, समझना है एंड अपने वर्ड्स में बनाने की कोशिश करनी है। तो आज बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका, रूपांतरित शारीरिक शिक्षा के प्रभावी बनाने के लिए किन सिद्धांतों नियमों का पालन करना आवश्यक है, वर्णन कीजिए। यानी कि जो हमारी रूपांतरित शारीरिक शिक्षा है उसको किस तरीके से हम प्रभावी बना सकते हैं, उसके कुछ सिद्धांत हमें बताने हैं। तो आप सभी को पता है रूपांतरित शारीरिक शिक्षा क्या होती है, जैसे कि मैंने बता रखा है। तो उसका फर्स्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा आंसर में चिकित्सा परीक्षण। चिकित्सा परीक्षण का अर्थ क्या होता है, जिससे कि हम जो बच्चा है उसका पूरा का पूरा मेडिकल करके देखें और हमें पता चलेगा कि इसके बच्चे के अंदर क्या चीज़ की कमी है, यानी कि क्या अक्षमता है उस बच्चे के अंदर, तभी हमें पता चल सकेगा। अगर हम कोई मेडिकल चेकअप उनका नहीं करते हैं तो हमें कैसे पता कि उसमें क्या चीज़ की कमी है, क्या उसके अंदर असमर्थता है। ठीक है, और जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा तब तक हम उसकी हेल्प भी नहीं कर सकते उस चीज़ को ठीक करने के लिए। तो चिकित्सा परीक्षण का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका कार्यक्रम विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार हो। तो जैसा कि देखो रूपांतरित शारीरिक शिक्षा में हम सभी को पता है कि जिन बच्चों के अंदर जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, जिनके अंदर कुछ अक्षमताएं पाई जाती हैं दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में, उनके लिए रूपांतरित शिक्षा जो है वो चलाई गई है। ठीक है, तो उसमें अब जो कार्यक्रम होते हैं वो भी विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार ही होने चाहिए। अगर उनकी रुचि के अनुसार नहीं होते हैं तो फिर बच्चा जो है उसमें कंपटीशन के लिए पार्टिसिपेट नहीं करेगा, प्रतिस्पर्धा में वो अपना जो योगदान है उसको नहीं देगा। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे का डांसिंग में इंटरेस्ट है, डांस करने में, बट हम उसको पकड़ा दें सिंगिंग, और सिंगिंग का उसको एस भी नहीं आता है, तो कैसे वो इसमें कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकता है? नहीं कर सकता ना। और अगर करे भी गा तो वो जीत नहीं पाएगा, क्योंकि जिस चीज़ में रुचि होती है, जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है, हम उस चीज़ को करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो सेकंड था आपका सिद्धांत वो ये है। फिर थर्ड है आपका सिद्धांत उपकरण आवश्यकता अनुसार होने चाहिए। उपकरण यानी कि जो भी हमारी टेक्निक्स हैं, जो भी हमारी मशीन्स हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, वो उनकी आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। यानी कि जो दिव्यांग है उनके लिए अलग होनी चाहिए, जो सुन नहीं सकते या फिर जो दृष्टिकोण उनका जो कम है, यानी कि दृष्टि दोष है उनके अंदर, उनके लिए भी अलग अलग जो उपकरण हैं वो होने चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद है फोर्थ आपका विशेष पर्यावरण प्रदान करना चाहिए। यानी कि जो उनका आसपास का जो पर्यावरण है, वातावरण है, इन्वायरमेंट है, वो उनको बहुत अच्छा मिलना चाहिए, स्वच्छ मिलना चाहिए, कुछ उसमें नेगेटिविटी ना हो, यानी कि सब उनको एक पॉजिटिव वाइब्स देते हों। जैसे कि अगर हम कुछ भी नेगेटिव सोचते हैं या फिर सुनते हैं तो हमारे ऊपर उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। सेम एज इट इज़ उनके साथ होता है, अगर हम उनको कुछ नेगेटिविटी देंगे, उनके थॉट्स डालेंगे उनके माइंड में, तो फिर बहुत
दिक्कत होगी। इसलिए उनका वातावरण जो है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। बच्चों की गति क्षमता सीमित होने पर खेल क्षेत्र के बीच भी सीमित करना चाहिए। भाषा अक्षम बच्चों को खेल के बीच से आराम भी देना चाहिए, क्योंकि वे उच्चारण में अधिक समय लेते हैं। उनका क्षेत्र भी सीमित होना चाहिए। जैसा कि जो वातावरण है उनको खेलने के बाद, यानी कि जो भी उस खेल में वो भाग ले रहे हैं उसमें लेने के बाद थोड़े टाइम बाद उनको आराम करने के लिए भी कुछ टाइम देना चाहिए। अगर हम उनको टाइम नहीं देंगे तो उनको दिक्कत होगी। देखो, उनके अंदर थोड़ी बहुत जो कमी है, यानी कि जो उनके अंदर थोड़ी बहुत अक्षमता है, उसको हमें ऐसा नहीं करना कि उस पर हमें बहुत ज़्यादा भारी बोझ डाल देना। नहीं, हम अगर उनको कुछ शारीरिक शिक्षा की कुछ भी एक्सरसाइज करा रहे हैं, कोई भी खेल कंपटीशन में दे रहे हैं, जैसे कि आप अपने आप से रिलेट करके चल सकते हैं। जब आप किसी कंपटीशन में भाग लेते हैं और उसमें अगर लगातार चीज़ें चलती जाएं और आपको रेस्ट करने का टाइम ना मिले, आराम करने दिया ही ना जाए, तो आपका माइंड जो है वो थक जाएगा। सेम इन्हीं के साथ होता है। तो उनको भी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए ताकि वो भी रेस्ट करके अपने माइंड को फ्रेश कर लें। एंड देन लास्ट आपका जो सिद्धांत है वो है 5th वाला, और ये कौन सा है? ये है विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार नियमों का संशोधन किया जाना चाहिए। जो विद्यार्थी हैं, यानी कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उनकी आवश्यकता के अनुसार हमें जो नियम होते हैं हमारे, उनमें थोड़ा सा परिवर्तन हमें करना चाहिए। संशोधन का मतलब होता है कि कुछ चेंज करना, कुछ उसमें परिवर्तन करना, तो वही हमें करना चाहिए। समझे? यदि हम उनके लिए कुछ नियमों में परिवर्तन नहीं करते हैं तो उनको जो हम सिखाना चाहते हैं उनमें उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, या फिर हो सकता है कि उसमें उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो। इसीलिए हमें कुछ जो नियम हैं उनमें संशोधन करना ही पड़ता है। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है शिक्षा के समावेशीकरण पर टिप्पणी लिखो। तो जो शिक्षा है हमारी, उसका जो समावेशीकरण है वो क्या होता है? जो शिक्षा का समावेशीकरण है उसका अर्थ मैंने आपको अपने एक्सप्लेनेशन वीडियो में बताया था, जिसमें क्या होता है, शिक्षा समावेशीकरण का अर्थ होता है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं और जो बिल्कुल ठीक हैं, यानी कि जो अन्य स्टूडेंट्स हैं, अन्य जो छात्र हैं, उन सभी को एक ही छत के नीचे बिठाकर पढ़ाया जाए, यानी कि उनमें समानता रखी जाए, कोई भी असमानता ना हो, कोई भी भेदभाव ना हो, जिससे कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको एक जो अच्छा इन्वायरमेंट है वो मिलेगा, एक अच्छा वातावरण मिलेगा। तो ये शिक्षा नीति हमने अपनाई थी। ठीक है, अब इसको हमें बताना, तो इसमें बताया गया कि शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शिक्षण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक असक्षम या फिर विकलांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्त के अवसर मिलने चाहिए। इसमें एक सामान्य छात्र एक अशक्त या फिर विकलांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना सिर्फ विशेष छात्रों के लिए ही की गई थी, लेकिन आधुनिक काल में हर शिक्षक को इस सिद्धांत को विस्तृत दृष्टिकोण में अपनी जो कक्षा है उसमें बताना चाहिए। उसके बाद फिर हमें ये बताया है कि यहाँ ये जो समावेशी शिक्षा है ये हमने कहाँ से लिया। समावेशी शिक्षा या फिर एकीकरण के सिद्धांत की जड़ें कनाडा और अमेरिका से मिली हैं। जो कनाडा है और जो अमेरिका है, पहले वहाँ पे ऐसा होता था, फिर धीरे धीरे जब हमें पता चला तो हमने भी ये सब जो है स्टार्ट कर दिया, क्योंकि काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसके बाद फिर इन्होंने बताया कि किसी हमारा जो संविधान है उसमें जाति, वर्ग, धर्म, आय एवं लैंगिक यानी कि लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का विभेद का निषेध करता है। यानी कि जो समावेशी शिक्षा है उससे एक और चीज़ होती है कि चाहे वो किसी भी धर्म का बच्चा हो, किसी भी जाति का बच्चा हो, या फिर किसी भी लिंग का हो, यानी कि बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, दोनों को ही जब एक ही छत के नीचे बैठकर बिठाकर पढ़ाया जा रहा है तो इससे जो भेदभाव है वो ख़त्म होता है। ठीक है, उसके बाद फिर अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, समावेशन के क्रियान्वयन के लिए कुछ तरीकों का वर्णन कीजिए। अब इनका जो क्रियान्वयन है वो हमें बताना है समावेशन का। तो इसका फर्स्ट है स्कूल के वातावरण में सुधार। जो स्कूल का वातावरण है उसमें सुधार करना चाहिए। क्या है? स्कूल का वातावरण किसी भी प्रकार की शिक्षा में बड़ा ही योगदान रखता है। जैसे कि हम सभी को पता है, आप सभी स्कूल्स में जाते हैं तो स्कूल का जो इन्वायरमेंट होता है, वातावरण होता है, वो हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डालता है, हम सभी को पता है। ठीक है, यह कई चीज़ों की शिक्षा बच्चों को बिना सिखाए भी देता है। अतः समावेशी शिक्षा हेतु सर्वप्रथम उचित तथा
मनोहक स्कूल भवन का प्रबंध ज़रूरी होता है। जैसा कि हम सभी को पता है कि अगर हमें कुछ जो चीज़ें हैं वो हमें इन्वायरमेंट से ही सीखने को मिलती हैं, यानी कि भाईचारे की जो भावना है वो हमारे अंदर विकसित हो जाती है एक तरीके से, और मिल बांट कर रहने की भावना हो जाती है। साथ ही साथ जो हमारा नेचर है, यानी कि अगर हमारे स्कूल में ट्रीज़ हैं, पेड़ पौधे हैं, उनसे हमारा एक लगाव हो जाता है अलग ही तरीके का। अगर वहाँ पे टीचर्स हमसे मित्रतापूर्व व्यवहार करती है, यानी कि फ्रेंडली बिहेवियर रखती है हमारे साथ, तो उससे भी काफ़ी अच्छा होता है। उससे हम डरते नहीं हैं कुछ भी चीज़ें पूछने के लिए। तो सबसे पहली जो समावेशन का क्रियान्वयन होगा, उसका सबसे पहला तरीका होगा स्कूल का जो वातावरण है उसमें सुधार हो। फिर सेकंड है दाखिले की नीति में परिवर्तन। दाखिले की नीति में परिवर्तन का क्या अर्थ है? जो विद्यार्थी चीज़ों को स्पष्ट रूप से देख पाने में सक्षम नहीं है या आंशिक रूप से अपाहिज, ऐसे विद्यार्थियों को स्कूल में दाखिला देकर हम समावेशन को बढ़ावा दे सकते हैं, जिसके लिए विद्यालय के दाखिले की नीति में परिवर्तन किया जाए। यानी कि जो बच्चे किसी भी चीज़ में जो बच्चे किसी ना किसी चीज़ में अगर असक्षम है, यानी कि सक्षम नहीं है, यानी कि वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो विकलांग हैं, दिव्यांग हैं या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उनको हम एडमिशन देकर स्कूल में क्या कर सकते हैं, दाखिले की नीति में जो परिवर्तन है वो कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, समावेशन जो है, शिक्षा में जो समावेशन है उसको बढ़ावा मिलेगा। फिर नेक्स्ट है रुचिपूर्ण एवं विभिन्न पाठ्यक्रम का निर्धारण। यानी कि जो भी अच्छे अच्छे जो चैप्टर्स होते हैं जिससे हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है, उनको हम ऐड कर सकते हैं अपने पढ़ाई के दौरान, क्योंकि अगर हम उस पढ़ाई में उसको ऐड करते हैं तो उससे कुछ सीख मिलती है बच्चों को, जिससे कि क्या होता है, जिससे कि उनको मतलब उनके पास जो ज्ञान है वो विकसित होता है, उनका ज्ञान जो है वो बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किसी विद्वान ने सच ही कहा है कि बच्चों को शिक्षित करने का सबसे असरदार ढंग है कि उन्हें प्यारी चीज़ों के बीच खेलने दिया जाए, अतः सभी विद्यालय में समावेश शिक्षा की ज्योति जलाने हेतु इस बात की भी नितांत आवश्यकता है कि उन्हें रुचियों के अनुसार संगीत किया जाए और संगठित किया जाए, और है पाठ्यक्रम का निर्माण उसकी अभिवृत्तियों, मनोवृत्तियों, आकांक्षाओं और क्षमताओं के अनुकूल होना चाहिए। यानी कि किसी भी चीज़ का पाठ्यक्रम अगर हम उनके बुक्स में ऐड कर रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, तो वो उनकी रुचि के अनुसार हो, उनसे उनको कुछ सीख मिलती हो, और ऐसा तो नहीं है कि अगर हम उनके इंटरेस्ट के बिना उसको लगा देते हैं, यानी कि उसे कुछ सीख नहीं मिलती, तो बच्चे को उसमें पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि रुचिपूर्ण तरीके से पढ़ाया भी जाए। टीचर्स अगर रुचिपूर्ण तरीके से पढ़ाएंगी तो भी इससे काफ़ी जो इफ़ेक्ट है वो पड़ता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट फिर फोर्थ है प्रावैगिक विधियों का प्रयोग। तो प्रावैगिक विधियों का प्रयोग का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि जो टीचर्स हैं जो स्कूल में पढ़ा रही हैं वो भी नई नई विधियों के द्वारा नवीन विधियों का ज्ञान करवाएं, यानी कि नई नई विधियों के द्वारा बच्चों को पढ़ाएं, और उनका जो वो है, मतलब कि उनको इस चीज़ के लिए क्या किया जाता है, उनको ट्रेन भी किया जाता है। टाइम टाइम पर उनको बाहर भेजा जाता है, स्कूल से बाहर, जहाँ पे एक पूरी टीम इकट्ठी होती है और वो उन्हें बताते हैं कि किस तरीके से आपको अपनी जो पढ़ाई आप करा रहे हैं बच्चों को, उसमें कुछ नई चीज़ ऐड करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर फिफ्थ है स्कूल को सामुदायिक जीवन का केंद्र बनाया जाए। इसका अर्थ क्या है? समावेशी शिक्षा हेतु यह प्रयास भी किया जाना चाहिए कि स्कूल को सामुदायिक जीवन का केंद्र बनाया जाए, ताकि वहाँ छात्र की सामुदायिक जीवन की भावना को बल मिले, जिससे वे सफल एवं योग्यता सामाजिक जीवन यापन करें। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु समय समय पर विद्यालयों में वाद विवाद, खेलकूद और इतने सारे, मतलब जैसे आपने देखा है आपके स्कूल्स में होता है ना, एनुअल डे होते हैं, फिर कोई ना कोई कंपटीशन चलता रहता है, जैसे कि स्पोर्ट्स डे वाले दिन कॉम्पिटिशन्स होते हैं, है ना, और कभी ड्राइंग कॉम्पिटिशन होता है, कभी पेंटिंग कॉम्पिटिशन होता है, कभी सिंगिंग कॉम्पिटिशन होता है, कभी डांसिंग कॉम्पिटिशन होता है। तो इससे क्या होता है ना, इससे जो बच्चे हैं उनके अंदर अलग अलग जो टैलेंट है वो बाहर निकल कर आता है, उनका जो टैलेंट है, उनका जो कौशल है वो बाहर निकल कर आता है, उभरता है इससे और भी ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट है विद्यालय शिक्षा में नई तकनीकों का प्रयोग करना, यानी कि जो विद्यालय है उसमें नई नई जो तकनीकें हैं उनका प्रयोग करके पढ़ाना। समावेशी शिक्षा को लागू करने के लिए शिक्षाप्रद फिल्में, टीवी कार्यक्रम, व्याख्यान, VCR और कंप्यूटर जैसे उपकरणों का प्राथमिकता के आधार पर विद्यालय में उपलब्धता करवाई जानी चाहिए। ठीक है, आप सभी ने देखा है आप सभी के जो स्कूल्स हैं उसमें कंप्यूटर्स होते हैं, प्रोजेक्टर्स होते हैं, जहाँ पे टीचर्स पढ़ाती हैं प्रोजेक्टर्स में, है ना,
और जिसमें हमें मतलब एक स्क्रीन पे पूरा अच्छे तरीके से दिखता है जो भी चीज़ है, तो उससे ना बच्चों को थोड़ा सा अलग तरीके से सीखने को मिलता है, यानी कि एक अलग तकनीक हम यहाँ पे अपनाकर बच्चों को पढ़ा सकते हैं। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हम ये सभी चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद फिर है मार्गदर्शन एवं समुपदेशन की व्याख्या व्यवस्था। तो जो मार्गदर्शन यानी कि बच्चों को उनका मार्गदर्शन करना कि वो फ्यूचर में जाकर क्या क्या बन सकते हैं, उनको ये सभी चीज़ें बताना, ये जो है ये भी एक समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देता है। क्योंकि जो बच्चे आज हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं वो आगे जाकर फ्यूचर में जाकर वही ये सभी चीज़ें भी करेंगे। कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई आपका टीचर बनेगा, तो कोई आपका कोच बनेगा, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के विकास में परामर्शदाता का क्या योगदान होता है। तो परामर्शदाता के बारे में हमने पढ़ा था अपने एक्सप्लेनेशन वीडियो में। यहाँ पे हमसे ये पूछा गया है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके जीवन पर परामर्शदाता का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या योगदान रहता है। तो फर्स्ट पॉइंट है, परामर्शदाता का कार्य सभी बच्चों की सहायता करना है, जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी शामिल है। परामर्शदाता की सहायता एवं सकारात्मकता योगदान से इन बच्चों की वृद्धि और विकास दर बढ़ जाती है। जैसे कि हम सभी को पता है कि परामर्शदाता जो हैं वो एक तरीके से सजेशन देते हैं, सभी बच्चों को देते हैं, साथ ही साथ वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी देते हैं, जिससे कि उनका जो वृद्धि और विकास है उसकी जो दर होती है वो बढ़ जाती है, यानी कि किस तरीके से उनका जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो भी बहुत अच्छे से होता है, सामाजिककरण जो विकास है वो भी अच्छे से होता है। ये सभी आपने होम साइंस में पढ़ा होगा। और फिर नेक्स्ट है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को बचपन से ही व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम न केवल उनके शैक्षणिक योग्यता बल्कि भावनात्मक स्वास्थ्य और सामाजिक तालमेल में सकारात्मकता बदलाव लाती है। इस प्रकार विशेष आवश्यकता वाले बच्चे समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं, यानी कि उनको एक पॉजिटिव चीज़ बताना, पॉजिटिव वे में ले जाकर पॉजिटिव थॉट्स देना और भावनात्मक तरीके से उनका स्वास्थ्य स्वस्थ हो और वो सामाजिक हो, ठीक है, समाज के साथ वो तालमेल बिठा सकें। ये सभी चीज़ें अगर एक बच्चे के अंदर विकसित हो जाती हैं तो वो भविष्य में जाकर क्या करेगा, वो समाज के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध जो है वो होता है। और ये कार्य किसका होता है, ये सभी चीज़ें कौन बताता है उनको, ये बताता है परामर्शदाता। नेक्स्ट है, परामर्शदाता विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की उनकी विशिष्टता के अनुसार उनके साथ परामर्श स्तर आयोजित करते हैं, यानी कि जिनके अंदर जो जो विशिष्टता है, जो उनके अंदर अक्षमता है या फिर जिस चीज़ में वो असक्षम है उसको सोच समझकर ही उनके साथ परामर्श देता है, उनको सजेशन देता है, एडवाइस देता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, परामर्शदाता व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम में बच्चों को अभिभावकों की भागीदारी सुनिश्चित करता है, यानी कि जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स है, उनको भी बता सकता है कि जो उनका बच्चा है वो किस तरीके से प्रोग्रेस हो रहा है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है, विद्यालय के अन्य शिक्षकों एवं कर्मचारियों से परामर्श और सहयोग कर विशेष बच्चों की आवश्यकता के अनुसार वातावरण उपलब्ध कराने में परामर्शदाता सहयोग करता है, यानी कि जो परामर्शदाता है वो जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनकी बात ले जाकर टीचर्स को या फिर कर्मचारी हैं उनको भी बता सकता है कि हमें इनके साथ इस तरीके से बिहेव करना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको मतलब हर चीज़ में उनको बेनिफिट हो रहा है, यहाँ से उनको काफ़ी हेल्प होती है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है, अन्य विद्यालय समाज के अन्य पेशों के विशेषज्ञ जैसे व्यावसायिक चिकित्सक, मनोचिकित्सक, भौतिक चिकित्सक और आदि के सहयोग से विशेष बच्चे सहायता करते हैं। परामर्शदाता विद्यालय में जिन बच्चों को विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है उनकी समय समय पर पहचान करता है और उनके साथ क्या करता है, उनको चीज़ें बताता है। यानी कि जो भी आपका परामर्शदाता आपके स्कूल में होता है वो टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता है अपने आप को कि इस क्लास में कौन सा विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है जिसको मेरी ज़रूरत है, और उसको कोई भी ज़रूरत होती है तो वहाँ पे जाके वो उससे बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विशेष शैक्षणिक आवश्यकता वाले बच्चों के लिए व्यावसायिक चिकित्सक का क्या योगदान रहता है। तो व्यावसायिक चिकित्सक का क्या योगदान रहता है, जैसा कि व्यावसायिक चिकित्सक को हमें हमेशा सूक्ष्म जो क्रियात्मक जो विकास है उससे जोड़कर रखना है। सूक्ष्म मीन्स छोटा, जो छोटी मांसपेशियों का हमारी जो विकास होता है उसको हम कहते हैं सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। तो सूक्ष्म क्रियात्मक विकास जिन बच्चों के अंदर थोड़ा सा कम होता है उनकी हेल्प करनी होती है व्यावसायिक चिकित्सक को, ठीक है। तो उनका क्या योगदान रहेगा, फर्स्ट है स्वयं की देखरेख करना, यानी कि उनको सिखाना कि किस तरीके से उनके अंदर एक तरीके से कॉन्फिडेंस भरना, यानी कि कॉन्फिडेंस उनके अंदर हो, साथ ही साथ उनको सिखाना कि वो किस तरीके से अपनी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं दिनचर्या में जो उनकी आती हैं उनको करें, जैसे कि खाना अपने आप से, अपने जो हाथों से कपड़े पहनना, नहाना इत्यादि। उसके बाद है
खेल खेलने में सहायक, यानी कि जो भी वो खेल खेल रहे हैं उनसे क्या होता है, उनमें अलग अलग चीज़ें करके उनको कुछ सहायता प्रदान करना, ठीक है। यानी कि किसी को हो सकता है किसी को कुछ पकड़ने में दिक्कत हो रही है तो उसको वो चीज़ सिखाना। उसके बाद है फिर विद्यालय की क्रियाओं में सहायक, यानी कि जो विद्यालय की क्रियाएं होती है उसमें सहायता करता है। जैसे कि कुछ भी मेज कुर्सी वगैरह होती है उनको मतलब हिलाने डुलाने के लिए सिखाता है कि किस तरीके से इसको ऐसे आराम से हटाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर है रहन सहन में वातावरण में बदलाव, यानी कि रहन सहन का जो वातावरण है उसमें बदलाव करता है। एक व्यावसायिक चिकित्सक मुख्य रूप से घर, विद्यालय एवं खेल मैदान की क्रियाओं को करने के लिए वातावरण में आवश्यक सुधार करके विशेष बच्चे के अनुकूल बनाता है। यानी कि जो भी उसका घर है, खेल कूद करता है जहाँ पे जिस एरिया में, और विद्यालय यानी कि जो स्कूल है उसमें उस जो विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए, किस चीज़ के लिए उसको नीड है, आवश्यकता अनुसार कुछ कुछ जो नियम है उसमें बदलाव करके उसके लिए एक अच्छा वातावरण जो है वो बनाता है। उसके बाद बच्चे के लेखन एवं सूक्ष्म गामक क्रियाओं में सुधार, यानी कि लिखने में जिनको प्रॉब्लम होती है उनमें उसकी सहायता करता है। फिर है विशेष पट्टियाँ बनाना। विशेष पट्टियाँ बनाना क्या है? एक व्यावसायिक चिकित्सक विशेष बच्चों को विभिन्न प्रकार की क्रियाओं करने के लिए विशेष प्रकार की पट्टियाँ भी बनाने का कार्य करता है। यानी कि कुछ इनमें वो डेवलपमेंट करना ज़रूरी होता है, अपडेटिंग करना ज़रूरी होता है, तो वो देखता है कि क्या किस तरीके से हमें करना है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि एक बच्चा है, इसको ये जो टीचर है वो ऐसे करना सिखा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपका क्वेश्चन है भौतिक चिकित्सक। भौतिक चिकित्सक का योगदान बताना है विशेष बच्चों के लिए, तो वो क्या होता है फटाफट से सिर्फ समझा देती हूँ। भौतिक चिकित्सक का अर्थ होता है फिजिकोथेरेपिस्ट। फिजिकोथेरेपिस्ट का मतलब क्या होता है कि जो थेरेपी करता है, यानी कि जिस विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनको जिस चीज़ में दिक्कत होती है एक तरीके से उनकी किसी ना किसी तरीके से थेरेपी करके उनकी वो जो चीज़ है उसमें सुधार लाना, ठीक है। उसके ये कुछ तरीके हैं, तकनीकें, जिसकी मालिश करना उनकी, या फिर गति और व्यायाम करवाना, एक्सरसाइज करवाना थोड़ी बहुत हाथों पैरों की, और इलेक्ट्रोथेरेपी यानी कि विद्युत चिकित्सा यानी कि जो बिजली होती है उससे थेरेपी करवाना, और जल चिकित्सा हाइड्रोथेरेपी। तो ये थेरेपी करते हैं भौतिक चिकित्सक हमारे जो होते हैं। नेक्स्ट आपका है वाक चिकित्सक। वाक चिकित्सक का क्या योगदान रहता है? तो इसमें है वाक चिकित्सक जो है हम सभी को पता है कि जिनको बोलने, सुनने, इन सभी चीज़ों में दिक्कत होती है, निगलने में दिक्कत होती है, उनकी हेल्प करता है। तो भाषण की अभिव्यक्ति यानी कि किस तरीके से वो एक खुले आम में मतलब पूरी बड़ी स्पीच दे सकते हैं, थके ना वो, इस तरीके से। तो भाषण की अभिव्यक्ति जीभ, होठ, जबड़ा और तालु के समन्वय की कला होती है जिसमें अलग अलग प्रकार के शब्दों की ध्वनि निकलती है। वाक चिकित्सक बच्चों की भाषण अभिव्यक्ति में सुधार करता है, यानी कि हम जो भी भाषण देते हैं उसमें हमारी जो ध्वनि है वो अलग अलग तरीके से निकलती है। कभी हम जो भी वर्ड बोलते हैं, कभी हमारी जीभ जो है वो हमारे दांतों को टच कर रही होती है ना, इस तरीके से आपने सीख रखा है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये बच्चों को वो सिखाता है। कौन सिखाता है? वाक चिकित्सक। उसके बाद है प्रभावित भाषा कौशल। प्रभावित भाषा कौशल क्या है? एक वाक चिकित्सक बच्चों को बोलने के साथ साथ संकेतात्मक भाषा भी सिखाता है, यानी कि बच्चों को बोलने के साथ साथ कि किस तरीके से बच्चों को बुलवाना है, यानी कि कैसे कैसे बोलने के तरीके होते हैं। जैसे कोई बच्चा अटकता है, कोई बच्चा हकलाता है, कोई बच्चा तुतलाता है, इस तरीके से उनके साथ साथ उनको मतलब उसमें तो उनका जो सुधार है वो तो करता ही है, प्लस में जो संकेत से हम भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी कि जैसे हम कुछ इशारों में बातें करते हैं वो भी उनको सिखाता है। उसके बाद श्रवण कौशल में सुधार, यानी कि सुनने में सुधार। वाक चिकित्सक एक बच्चे की सुनने की क्षमता के विकास में सहायता करता है ताकि वह नवीन शब्दावली को विकसित कर सके और छोटे छोटे प्रश्नों की आसानी से उत्तर दे सके। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि सुनने में भी हेल्पफुल होते हैं, यानी कि किस तरीके से बच्चे को जो चीज़ें हैं वो सुनने की क्षमता को विकसित करे। साथ ही साथ जिससे क्या होगा, जिससे कि अगर वो ज़्यादा कुछ सुनेंगे तो उनके माइंड में बहुत सारे शब्द जो हैं वो जाएंगे, ठीक है। जब वो शब्दकोश में शब्द जाएंगे तो क्या होगा, छोटे छोटे जो प्रश्न होते हैं उनके उत्तर जो हैं बच्चे आसानी से दे देंगे। उसके बाद है वाक्फुटता। वाक्फुटता क्या होता है? एक वाक चिकित्सक हकलाने संबंधी दोषों जैसे कि रुक रुक कर बोलना या फिर शब्दों को दोहराना, शब्दों की ध्वनि को बढ़ा देना, और चेहरे की, गले की, कंधों की त्वचा खिंचाव होती है, तो इन सब में जो सुधार करता है, सहायता करता है, वो भी एक वाक चिकित्सक करता है, ठीक है।
उसके बाद आवाज़ और गूंज। आवाज़ और गूंज का क्या है, कभी कभी बच्चे में खांसी, जुकाम और अधिक बोलने अथवा अन्य कारणों से बच्चे की आवाज़ जो है विशेष प्रकार की गूंज आ जाती है, जिसे वाक् चिकित्सक ठीक करने में सहायता करते हैं। जैसे कि जब गला खराब हो जाता है तो बहुत अजीब सी आवाज़ नहीं आती है, तो वो आवाज़ अगर किसी बच्चे की हो जाती है ऐसी प्रॉब्लम और वो ठीक नहीं होती, तो उसे ठीक करने में वाक् चिकित्सक जो है वो सहायता करते हैं। नेक्स्ट है फिर आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, शारीरिक शिक्षक जो है वो किस तरीके की भूमिका निभाता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए। तो वो किस तरीके की भूमिका निभाता है, वो जो खेल है उसमें कुछ अलग अलग जो परिवर्तन है करे, कुछ नियम में परिवर्तन करे, जिससे कि जो विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है वो अच्छे से उन खेलों को खेल सके। और खेल खिलाते समय यानी कि जब उनको खेल खिलवाते हैं तो उस समय में भी वो उनकी हेल्प करें, उन नियमों को बताएं कि किस तरीके से आपको ये सभी चीज़ों का काम करना है। इससे क्या होता है, इससे बच्चों के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें विकसित होती हैं, जैसे कि उनके सभी अंगों का विकास होता है, उनकी गामक जो क्रियाएं हैं उनमें वृद्धि होती है, गति शक्ति एवं तालमेल संबंधी क्रियाओं में जो शक्ति है उसमें वृद्धि होती है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्रश्न 9, विशेष शिक्षण शिक्षक के योगदान पर प्रकाश डालें। जो विशेष शिक्षक होते हैं यानी कि स्पेशल एजुकेटर्स हमारे स्कूल्स में जो होते हैं वो किस तरीके से बच्चों की सहायता करते हैं वो हमें बताना। तो जो विद्यालय है विद्यार्थियों के कौशल का आंकलन करना, जिससे वे अपनी ज़रूरतों को निर्धारण कर सकें, यानी कि उनको देखना, उनको पहले ऑब्जर्व करना कि वो किस तरीके से कर रहे हैं चीज़ों को, और फिर उनको सिखाना कि हमें किस और तरीके से, यानी कि जो वो चीज़ कर रहे हैं उसमें सुधार लाना। ठीक है, वो करते हैं। सेकंड, विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार अनुकूलित पाठ का निर्माण करते हैं, यानी कि बच्चों को जिस चीज़ की आवश्यकता है, यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो हैं उनको जिन चीज़ों की आवश्यकता है उसके अनुसार जो पाठ्यक्रम है, जो पाठ है, उनका निर्माण करना, यानी कि जो बच्चा अपने लेवल से थोड़ा सा पीछे है उनके लिए वो पाठ जो है उसको ईजी कर देना। ठीक है, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अलग अलग से शिक्षा के कार्यक्रम विकसित करना, यानी कि अलग अलग विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में अलग अलग होते हैं, जैसे कि कोई दिव्यांग होता है तो कोई क्या होता है, किसी को सुनने में दिक्कत है तो किसी को बोलने में दिक्कत है, किसी को समझने में दिक्कत है तो किसी को देखने में दिक्कत है, तो उनके लिए जो अलग अलग कार्यक्रम है उनको बनाना जिससे कि जो है वो विकसित हो सके। उसके बाद फिर नेक्स्ट तो आपका ख़त्म ही हो चुका है चैप्टर और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी ख़त्म है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने जो फ्रेंड्स है उसमें शेयर कर देना अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो। साथ ही साथ अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, साइड में जो बेल आइकन है उसे कर दीजिएगा प्रेस, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। एंड देन एक छोटी सी कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।